नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। फिक्र आपकी में आपका बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप पूरे परिवार के साथ TV9 भारतवर्ष पर 9 बजे का न्यूज शो देख रहे होंगे। आइए सबसे पहले इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो आपके सामने रखते हैं। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष का हंगामा। गृह मंत्री अमित शाह और खड़गे के बीच नोकझोंक हुई। संविधान में बदलाव इमरजेंसी के लिए नहीं, ये अमित शाह ने खड़गे को जवाब दिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। राज्यसभा सभापति ने डेरेक ओब्रायन को फटकार लगाई। सदन में मुंह पर हाथ रखकर चिल्ला रहे थे टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन। सभापति ने कहा, आपने इसे आदत बना लिया है। उधर दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में बोले संजय राउत, ये बहुत ही खतरनाक बिल है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, बिल का समर्थन भारत माता के साथ बेईमानी। संजय राउत ने यह बात कही। उधर अविश्वास प्रस्ताव पर कल सदन में चर्चा शुरू होगी। प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में चर्चा शुरू होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर गृह मंत्री कल या परसों बोल सकते हैं। इसी बीच हरियाणा कांग्रेस का डेलीगेशन कल नूंह जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में डेलीगेशन जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा, अजय यादव समेत कई नेता इस डेलीगेशन में शामिल होंगे। राहुल गांधी 9 अगस्त को राजस्थान का दौरा करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर बांसवाड़ा में एक रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। राजस्थान का बांसवाड़ा आदिवासी बहुल इलाका है। इसी बीच बीजेपी नेता रामशंकर कठेरिया को जिला कोर्ट आगरा से बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट आगरा ने सजा के आदेश पर रोक लगा दी है। 2 दिन पहले ही 2 साल की सजा का फैसला दिया गया था। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भगोड़ा घोषित कर दी गई हैं। 24 फरवरी को उमेश पाल शूटआउट के बाद से फरार है शाइस्ता परवीन। गौरीकुंड भूस्खलन से लापता लोगों का सुराग नहीं लग पा रहा है। एक और बड़ी खबर, 4 दिन से लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 23 में से 3 की मौत के बाद 20 लोगों की खबर नहीं है। तो ब्रेकिंग न्यूज के बाद आइए आपको बताते हैं कि आज आपके लिए कौन कौन सी खबरें हैं खास। पहली खबर, राहुल गांधी की आज जब संसद वापसी हुई तो उनकी मां सोनिया ने क्या इशारा दिया। राहुल की जीत एनडीए के खिलाफ इंडिया का बूस्टर कैसे है, हम बताएंगे। दूसरी खबर, 2008 में सोनिया गांधी का बीजिंग ओलंपिक में जाना 15 साल बाद विवादों में कैसे आया। न्यूज क्लिक पर कांग्रेस बीजेपी में घमासान की पिक्चर दिखाएंगे। तीसरी खबर, जहां सीएम योगी ने अतीक को मिट्टी में मिला देने की कसमें खाई थी, वहीं श्री कहकर संबोधन देखा क्या। नूंह में हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन कितना न्याय संगत है। बुलडोजर पर कैसे चला कानूनी हंटर, आज चौथी खबर में हम आपको यह बताएंगे। और पांचवी खबर, क्या असम में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगने वाला है। हिमंता सरकार के इस प्लान पर क्यों मचा बवाल, यह भी जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस समय राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सेवा बिल पर जवाब दे रहे हैं। सीधे आपको वही लिए चलते हैं। मान्यवर, 2023 में सिर्फ 2 ही कैबिनेट बुलाई गई और दोनों बजट के कामकाज के लिए बुलाई। अब आप क्या भैया कैबिनेट का दुहाई देते हो, क्या अधिकार का दुहाई देते हो। ना कैबिनेट मिलती है, ना सदन मिलता है और हमें डेमोक्रेसी पढ़ाते हो। ऐसा कभी नहीं होता भाई। ये जो कहते हैं ना कि क्या विशेष हुआ था, इसलिए मैं समझाता हूं मान्यवर क्या विशेष। मान्यवर, IRTS, एम्स, दिल्ली मेट्रो, IIT दिल्ली, UR जैसे ढेर सारे योजनाओं का क्लियरेंस न मिलने के कारण ये इंस्टीट्यूशन और ये डेवलपमेंटल काम दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रहे हैं। वो राजनीतिक रूप से रोक कर बैठे। 5G टेक्नोलॉजी लाने का रास्ता मोदी जी सुगम करना चाहते थे। हमारे अश्विनी भाई बार बार पत्र लिखते हैं। 2016 से झगड़ा चल रहा है मगर इस पर कार्यवाही नहीं करी और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इनको सुप्रीम कोर्ट में जाने का समय है। मगर 5G टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने के लिए जो सहायता चाहिए भारत सरकार को, वो करने का समय नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसको अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। दिल्ली के अंदर 91 से 2015 तक यही व्यवस्था, इसी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी मान्यवर, और कोई कानून या कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मान्यवर, मैं फिर से एक बार सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कुछ सदन के सदस्यों ने कहा कि ये बिल संविधान सम्मत नहीं है और संविधान के
अधिकारों को ये बिल कानून के द्वारा संविधान सुधारने का प्रयास है। मान्यवर, मैं इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अध्यादेश और बिल के अंदर थोड़ा फर्क। अध्यादेश के अंदर धारा 3A है जो बताती थी कि दिल्ली विधानसभा को एंट्री 41 यानी सेवा मामलों पर कानून नहीं बना पाएगी, ये अध्यादेश के अंदर। फिर हमने इसको ध्यान से बारीकी से अध्ययन किया, काफी लोगों की राय भी ली और लगा कि ये एकदम वायोलेशन तो नहीं है संविधान का, मगर ग्रे एरिया है। इसलिए जो मैं बिल लेकर आया हूं, विधेयक लेकर आया हूं, इसमें धारा 3A को भारत सरकार ने ही हटा लिया है, इसलिए वायोलेशन का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। धारा 3A को हमने हटा लिया है, अध्यादेश से हटाकर बिल में धारा 3A को नहीं डाला गया है। अब दिल्ली की विधानसभा को भी सेवा में कानून बनाने का अधिकार है, आप बना सकते हो, मगर केंद्र का कानून अभी जो बना है इससे कॉन्ट्राडिक्टरी कानून नहीं बना सकते हो, इतना ही है। माननीय अध्यक्ष जी, एक मैंने कह दिया, अगर 239A एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि मंत्रियों के अधिकार अफसरों को दे दिए गए। कैबिनेट के अंदर अफसर कैबिनेट नोट भेजेंगे। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो 2 सरकारों में रहा हूँ, गुजरात सरकार में रहा हूँ और अभी मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में काम रखा। कभी मैंने एज अ मिनिस्टर कैबिनेट नोट साइन नहीं किया, फाइल साइन की है, मगर कैबिनेट नोट तो सेक्रेटरी ही भेजते हैं। शायद आप लोगों के राज्य में मंत्री की सिग्नेचर से जाती है तो मुझे मालूम नहीं है। अगर कोई ऐसा दूसरा राज्य है तो भी बताना चाहिए सदन को। माननीय अध्यक्ष जी, मैं खंडवार जवाब देना नहीं चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि 45A 45(1) को जो उद्धृत कर सब लोग बोल रहे थे, इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें दिए गए सारे प्रावधान ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 में पहले से मौजूद है, 93 से है, जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। हम कुछ नया नहीं लाए, मगर वो रूल्स को मानते नहीं थे, इसलिए रूल्स को एक्ट का हिस्सा बनाया गया है। 93 से रूल्स के हिसाब से दिल्ली चलती है, फुल स्टॉप कॉमा का फर्क नहीं है साहब इसमें। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 जो है, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, उसको ही हम एक्ट में आमेज किए हैं और इसलिए करने पड़े हैं कि एक ऐसी सरकार चुनकर आई जो रूल्स को मानती नहीं है, इसलिए एक्ट में डालना पड़ा। मान्यवर, ये सारे अधिकार जो है, अधिकारों का बंटवारा है, कार्य विभाजन है और कार्य पद्धति है, ये सारी की सारी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। अगर कांग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हूं, मगर ये नहीं करेंगे, मुझे मालूम है मान्यवर, क्योंकि उनको गठबंधन बचाना है, मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए, और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई, मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। जरा इनका चुनावी इतिहास देखिए, उनका लक्ष्य आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। खैर, वो आपको देखना है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये सारे लोग सिद्धांतों की मुझे दुहाई दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आज एक मंच पर है, किस सिद्धांत के तहत है, जरा बताइए तो मुझे, किस सिद्धांत के तहत है? पूरा जीवन एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जन्म ही
कम्युनिस्टों का विरोध करते हुए हुआ है। कांग्रेस पार्टी से वो इसलिए अलग हुए, कांग्रेस पार्टी से इसलिए अलग हुए कि नरसिम्हा राव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए और आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो इनके साथ बैठे। एक कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में तो यूडीएफ एलडीएफ कर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और वहां इलू इलू कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जनता दल, ये जेडीएस, माननीय अध्यक्ष जी जेडीएस, ये नीतीश कुमार जी है, जेडीयू ये नीतीश कुमार जी है जिनकी राजनीति चारा घोटाले का विरोध कर हुई। तो देखिए, अमित शाह दिल्ली सेवा बिल पर यहां पर विपक्ष को जवाब दे रहे हैं, जिस पर जो भी अपडेट होगा आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिक्र आपकी में अब बात उन तस्वीरों की करेंगे जिसने कांग्रेस ही नहीं, विपक्षी अलायंस इंडिया में भी जोश भर दिया है। 137 दिन बाद आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई। इस खबर ने कांग्रेस नेताओं की बॉडी लैंग्वेज ही बदल दी। संसद में राहुल गांधी की वापसी की कांग्रेस बड़ी जीत के तौर पर उसको प्रोजेक्ट कर रही है। जिस तरह की तस्वीरें कांग्रेसी खेमे में आई, उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे पार्टी ने कोई बड़ी जंग जीत ली है। जैसे ही लोकसभा सचिवालय का नोटिफिकेशन सामने आया, कांग्रेस में जश्न का माहौल बन गया था। नेता एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे। संसद भवन परिसर में राहुल गांधी के आने का इंतजार होने लगा। राहुल आए तो कांग्रेस सांसदों ने उनका ऐसा स्वागत किया जैसे पहले कभी नहीं दिखा। राहुल गांधी के स्वागत में जमकर नारे लगाए गए। लेकिन यहां एकदम अलग तस्वीर भी दिखी। कांग्रेस समेत इंडिया सांसदों की नारेबाजी के बीच राहुल गांधी संसद भवन के पोर्टिको में दाखिल होने लगे। वहीं सीढ़ियों पर सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। उन्होंने हाथों से राहुल को इशारा किया, उस तरफ जाने को कहा जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा है। सोनिया गांधी का इशारा करते ही राहुल गांधी ने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन किया, लाल गुलाब का फूल चढ़ाया और फिर करीब 4.5 महीने बाद राहुल गांधी ने लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा भी लिया। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद आज संसद भवन से जो तस्वीरें आई, उनमें भविष्य की राजनीति का एक बड़ा संदेश छिपा है। जश्न में पूरा इंडिया गठबंधन शामिल रहा। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आप इस बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये उस वक्त की तस्वीर है जब राहुल गांधी 137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे। इंडिया अलायंस ने राहुल की एंट्री को एकजुटता दिखाने का बड़ा मौका बना दिया। राहुल के चेहरे पर विजयी भाव साफ झलक रहा था। कार की विंडो से उनका मुस्कुराता चेहरा दिखा। इसी मुस्कुराहट के साथ वो कार से उतरकर कांग्रेस सांसदों के बीच पहुंच गए। इस दौरान लगातार राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगते रहे। इससे पहले एक तस्वीर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे से सामने आई, जहां राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने का जश्न मुंह मीठा करके मनाया गया। बेशक ये कांग्रेस के लिए बड़ा मौका था। अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे की खुशी फूट फूट कर बाहर आ रही थी। अधीर रंजन ने खड़गे का मुंह कुछ इस तरह मिठाई से भर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे भी हाथ में मिठाई की प्लेट लिए विपक्षी दलों के नेताओं का मुंह मीठा कराते दिखे। एक एक करके राहुल की सदस्यता बहाली वाली मिठाई इंडिया अलायंस के सभी बड़े नेताओं ने खाई। कांग्रेस की इस खुशी में समाजवादी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, उद्धव, एनसीपी, टीएमसी, आरजेडी और दूसरी पार्टियों के नेता भी शामिल थे। कुछ इस तरह का साझा जोश संसद भवन के गेट पर दिखा, जहां इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी के स्वागत के लिए खड़े थे। जैसे ही राहुल गांधी की गाड़ी संसद के गेट पर पहुंची, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है नारे लगाने लगे। कांग्रेस नेताओं के नारों के साथ इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियों के नेता भी जुगलबंदी करते नजर आए। शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और आरएसपी के नेता इन नारों के शोर में अपने सुर मिलाते दिखे। कहते हैं तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। यहां भी तस्वीरें बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। खैर, एक बार स्थगित होने के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस सांसद भारत जोड़ो और राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सदन के अंदर दाखिल हुए।
लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही 3.5 मिनट बाद ही फिर स्थगित हो गई। कांग्रेस और बीजेपी के सांसदों ने संसद के बाहर किस तरह एक दूसरे पर तीखे हमले किए, आपको एक रील के जरिए दिखाते हैं। राहुल गांधी इज बैक और फिर उनकी सिंह गर्जना चालू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल किया है, उनको बरी नहीं किया है। और यही हाल चाहे नेशनल हेराल्ड घोटाले से लेकर सब में, आज वो किसी में बरी नहीं है, चार्जशीटेड हैं। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। देर आए दुरुस्त आए। सबसे पहली बात तो वो सीरियल ऑफेंडर है, एक के बाद एक ऑफेंस करा हुआ है, बेल पे वैसे ही वो बाहर हैं और ये कानूनी प्रक्रिया है। देखिए, कानून में किसी कोर्ट ने उनको बाहर रखा, किसी कोर्ट ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत की नहीं, लेकिन आएगी तो सही कम से कम। जब ओलंपिक हुआ, ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई, जिसकी वजह से पूरे देश की जनता का लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ा है, न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है। जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किए किया है। ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर तो है, चाइनीज सामान है, जो हिंदू चीनी भाई इतना उनको समय लगा उनको रीइंस्टेट करने के लिए, उस पर ही सवाल उठ खड़ा होता है कि किस तरीके की हिपोक्रेसी है कि आप सदस्यता रद्द तो कर देते हैं, बहाल करने के लिए आपकी इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे आने के बाद ऑर्डर कॉपी पूछा था, ऑर्डर कॉपी देने के बाद तुरंत कर दिया है। तो कांग्रेस और इंडिया के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी की संसद वापसी से माहौल बदल जाएगा। राहुल मोदी सरकार पर तीखे हमले करेंगे, लेकिन बीजेपी इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। इसलिए बीजेपी के नेताओं ने राहुल की वापसी पर तंज कसे, मजाक उड़ाया। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आने से संसद में मनोरंजन के मौके बढ़ेंगे। मैंने कहा ना कि मनोरंजन वापस आ गया है, अच्छा होगा कि आप और हम दोनों जो है मनोरंजन का आनंद लें। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास ही कुछ नहीं है, केवल और केवल मनोरंजन का साधन बनने के अलावा वो कुछ नहीं करते। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी अलायंस इंडिया पर तीखा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने इंडिया अलायंस को घमंडिया गठबंधन कहा। उन्होंने कहा, घमंडिया गठबंधन और इसके नेता कभी देश का भला नहीं कर सकते, ये हमेशा देश के खिलाफ साजिश रचने में लगे हैं। घमंडिया गठबंधन और इस गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। भारत कैसे कमजोर हो, कैसे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे भारत विरोधी एजेंडे को कैसे हवा, खाद, पानी दिया जाए, ये सब चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं और इसमें दिन रात लगे रहते हैं। और लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद कल राहुल गांधी पहली बार संसद में बोलेंगे। कल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी, जिसमें राहुल कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। सबकी नजरें इसी बात पर हैं कि कल राहुल क्या कहते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी जो दूसरी बड़ी कवर स्टोरी है, अब वो आपके सामने लेकर आते हैं। क्या कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में चाइनीज सामान है? कांग्रेस ने आज राहुल गांधी का सदन में वापसी पर जोरदार स्वागत किया तो बीजेपी ने यही आरोप लगाकर जवाब दिया। इसके लिए मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग का मुद्दा उठाया गया। यह पूरा मामला जानने से पहले सोनिया गांधी की वो पुरानी तस्वीर दिखाते हैं जो इसी बहाने बीजेपी का सियासी हथियार बनी। 2008 में बीजिंग में ओलंपिक गेम्स हुए थे। तब यूपीए चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी को यहां बतौर मेहमान शामिल होने का निमंत्रण मिला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज आरोप लगाया कि उस समय कांग्रेस के लीडर्स ने चीन के डिप्लोमेट्स के साथ भोजन किया था और चीन के साथ न जाने क्या क्या जानकारी साझा की थी। अनुराग ठाकुर ने इसके अलावा 2017 में राहुल गांधी का चीनी अधिकारियों के साथ मुलाकात का मुद्दा भी उठाया और 6 साल पुरानी इस मीटिंग का भी जिक्र करके कांग्रेस को घेरा। आरोप लगाया कि न्यूज क्लिक, चीन और कांग्रेस तीनों एक ही गर्भनाल का हिस्सा हैं। अनुराग ठाकुर ने इस आरोप को सही साबित करने के लिए एक पेपर भी दिखाया। इसके मेन पेज पर लिखा था न्यूज क्लिक। सी लेटर को हाईलाइट किया हुआ था और सी के 3 मायने अंग्रेजी में लिखे हुए थे। पहला था कांग्रेस, दूसरा था चीन और तीसरा क्लिक। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक पोर्टल न्यूज क्लिक देश विरोधी एजेंडा चलाता है। चीन के पैसे से भारत सरकार के खिलाफ झूठी खबरें छापता है। बीजेपी ने यह आरोप अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के आधार पर लगाया।
यह भी कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स से 2 साल पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक 2 साल पहले ईडी ने अपनी जांच में पाया था कि इस मीडिया पोर्टल को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी। अमेरिकी बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम के जरिए उसे फंड मिले थे। नेविल को चीन से पैसे मिलते हैं। न्यूज क्लिक ने उन पैसों से एंटी इंडिया और ब्रेक इंडिया कैंपेन चलाया था। बीजेपी का आरोप है कि जब 2 साल पहले उसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो यही कांग्रेस और कई विपक्षी दल न्यूज क्लिक के समर्थन में उतर आते थे। उन्होंने अब ट्वीट करके भारत सरकार पर उस वक्त ट्वीट करके फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ काम करने का सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाया था। बीजेपी ने कांग्रेस पर यह गंभीर आरोप दिन में 2 बार लगाए। पहली बार लोकसभा के अंदर, तब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल के संसद में घुसते ही यह मुद्दा उठाया था, और दूसरी बार अनुराग ठाकुर ने दोपहर के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही आरोप लगाए, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं। वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं। चाहे कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़ी हो जाए, राहुल गांधी जी बीच रात को जाकर उनके साथ खड़े हो गए। जो कल इनके समर्थन में आकर खड़े हुए थे, आज उनके ऊपर एक गंभीर आरोप है कि देश विरोधी ताकतों के साथ ये खड़े हैं। एजेंसीज है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। समय समय पर जब वो कार्रवाई पूरी होती है उसके बाद वो अगले कदम भी उठाते हैं। सोरोस से सिंघम, चाइना से कांग्रेस पार्टी तक, ये सब अलायंस पार्टनर दिखते हैं भारत के खिलाफ एंटी इंडिया एजेंडा, ब्रेक इंडिया एजेंडा को लेते हुए सत्ता में आने के लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार खड़े हैं। और ये पैसे के द्वारा चलाया गया फेक नैरेटिव, फेक न्यूज एक टेररिस्ट को भी एक एक्टिविस्ट बना देता है, तो क्या उसका हिस्सा ये भी बनते चले जा रहे हैं। From 1962 to 2022-2023, Congress has not changed a bit. The physical and intellectual space of India has been yet again handed by Congress to China on a platter. दरअसल आज राहुल गांधी जी का जो है सदस्यता बहाल हुई, और उसके बाद जब राहुल गांधी जी संसद में आए तो जो नारों की गूंज है उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। दरअसल तो न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूज क्लिक को लेकर क्या रिपोर्ट छापी गई है, उसके कुछ प्रमुख अंश आइए आपको बताते हैं। नंबर 1, भारत की वेबसाइट न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग होती है। अमेरिकी बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम के जरिए फंडिंग की जाती है। नेविल रॉय की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिली भगत है। शंघाई में बैठकर चीन की इमेज चमकाने के लिए न्यूज क्लिक को फंडिंग होती है। चीन के प्रोपेगेंडा को भारत में फैलाने की देश विरोधी साजिश है, कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में छापा। और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में न्यूज क्लिक वेबसाइट के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक दल और अमेरिका के एक यूट्यूब चैनल को भी चीन के समर्थन में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए फंडिंग की गई। इसके अलावा घाना और जाम्बिया के एनजीओ के साथ साथ ब्राजील के पब्लिकेशन हाउस को भी पैसा पहुंचाया गया, ताकि वो जिनपिंग और उनकी पार्टी की इमेज को चमकाते रहें। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे से 2 साल पहले न्यूज क्लिक पर ईडी के छापे में 3 साल में 38 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ था। इसके अलावा 9.5 करोड़ रुपए की एफडीआई मिलने का दावा किया गया था। बीजेपी ने इसके साथ यह आरोप आज फिर से दोहराया कि कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन को भी चीन से फंड मिला था। इसी बिना पर कांग्रेस को तमाम फंडिंग की जांच की मांग भी की कांग्रेस की। लेकिन दिलचस्प यह है कि न्यूज क्लिक के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाए उसका आधार सिर्फ यह था कि कांग्रेस ने न्यूज क्लिक पर ईडी की कार्रवाई को गलत बताया था। शायद इसीलिए जब निशिकांत दुबे ने यह मुद्दा संसद में उठाया तो अधीर रंजन ने तुरंत इसका विरोध किया और राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों वाले हिस्से को सदन की कार्यवाही से निकालने की मांग की, जिसे शाम तक उनकी बात मानते हुए कुछ शब्द सदन की कार्यवाही से हटा दिए गए। आइए अब फिक्र नूह की करते हैं। जी हां, नूह जहां हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन और हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स ट्रेंड कर रही है।
आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। जमीयत उलेमाए हिंद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक्शन को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बता रहे हैं। दूसरी तरफ वो हैं जिनके घर अवैध निर्माण के नाम पर तोड़ दिए गए हैं, लेकिन उनकी फिक्र किसी को नहीं है। तो बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने क्या कहा है, इस पर कैसे अब पॉलिटिक्स हो रही है, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना बेहद जरूरी है। TV9 भारतवर्ष के कैमरे में हरियाणा STF के ऑपरेशन की तस्वीरें कैद हुई हैं, जब हिंसा के एक आरोपी को नूह के तिरंगा चौक से पकड़ा गया। हिंसा के बाद से ही उपद्रवी की तलाश थी। इरफान की तलाश में टीम ने छापा मारा और उसे दबोच लिया। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने गिरफ्तारी के इस पूरे सीक्वेंस को अपने कैमरे में कैद किया, जो आपको जरूर देखना चाहिए। आप देख सकते हैं ये आरोपी है, पुलिस ने इसको पकड़ा। क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, क्यों पकड़ा बताओ, जल्दी बताओ, यही मौका है बोलने का, बताओ। और इस तरह हरियाणा STF ने नूह हिंसा के एक आरोपी इरफान को पकड़ लिया। STF को सूचना मिली कि इरफान तिरंगा चौक के पास एक अस्पताल में मौजूद है। टीम ने ऑपरेशन चलाया और उसे दबोच लिया। TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर यह ऑपरेशन कैद हुआ है। देख सकते हैं ये आरोपी है, पुलिस ने इसको पकड़ा। क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, क्यों पकड़ा बताओ, जल्दी बताओ, यही मौका है बोलने का, बताओ। आप देख सकते हैं कि ये आरोपी है जिसको पकड़ करके यहाँ रेड किया। बाकायदा पुलिस को जानकारी मिली थी कि हिंसा में ये शामिल है और काफी खतरनाक क्रिमिनल बताया जा रहा है, और इसको पुलिस ने पकड़ा है। लगातार पिछले 2 घंटे से पुलिस की टीम हथियारों से लैस होकर के इसको ढूंढ रही थी, और आखिरकार ये तिरंगा चौक के पास पुलिस के हाथ में लगा है। STF लगातार हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है। अलग अलग टीमें नूह की गलियों में खाक छान रही हैं। फिलहाल आप देखिए हथियारबंद ये लोग हैं, बाकायदा दस्तावेज इनके हाथों में है जो इनको नाम दिए गए हैं, और उसके बाद अब यहाँ पर इन अधिकारियों की टीम ने रेड की है ताकि जो लोग हैं उनको पकड़ा जा सके। 8 से 9 टीमें STF की बनाई गई हैं ताकि जो आरोपी हैं हिंसा के उनको पकड़ा जा सके। STF ने जिस इरफान को पकड़ा है वो खतरनाक क्रिमिनल बताया जाता है। हरियाणा हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 56 FIR दर्ज की गई हैं और 148 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरी तरफ नूह प्रशासन के मुताबिक अब तक 37 जगहों पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई, 57 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई। ये कार्रवाई अवैध कब्जा और दंगे में शामिल लोगों की प्रॉपर्टी पर की गई। हरियाणा सरकार की डिमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने एक्शन पर रोक के आदेश दिए। नूह में पिछले 4 दिन से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। 753 से ज्यादा घर, दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल अब तक गिराए जा चुके हैं। नूह के साथ पुन्हाना, नगीना, फिरोजपुर, झिरका और पिनगनुआ जैसे इलाकों में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे। तो एक तरफ हिंसा के बाद शुरू हुए बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट का ब्रेक लग चुका है, वो दूसरी तरफ हिंसा की लपटों पर अपनी सियासी रोटियां सेकने वाले राजनेता बेलगाम हो रहे हैं। उपद्रव पर भड़काऊ और ध्रुवीकरण वाली पॉलिटिक्स पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको दर्द की वो आवाज सुनाएंगे जो सियासी शोर में कहीं दब कर रह गई। मौलाना, अगर जिहादियों को बचाओगे तो एक दिन तुम्हारा भी आएगा। जमीयत उलेमाए हिंद हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या विश्व हिंदू परिषद, हरियाणा की हिंसा में सब अपनी ढपली, अपना राग लेकर मैदान में उतर आए हैं। हिंदू मुस्लिम के साथ ध्रुवीकरण और भड़काने वाली राजनीति का खेल शुरू हो चुका है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि जमीयत के प्रतिनिधिमंडल ने हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया, नूह, मेवात और आसपास के हिंसा प्रभावित इलाकों की रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट से साफ हो गया कि हिंसा की पहले से योजना बनाई गई थी। पुलिस और प्रशासन की भूमिका संदिग्ध रही। इसके कई वीडियो पहले ही वायरल हो चुके हैं। जमीयत के साथ AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने हरियाणा सरकार के बुलडोजर एक्शन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, तो विश्व हिंदू परिषद ने मुस्लिम नेताओं पर अपने लोगों को बचाने का आरोप लगाया है। फिर गरीब मुसलमानों की झोपड़ियों को जलाना, उनके कारोबार को खत्म करना और फिर भगाना, उनको डराना, ये सब बीजेपी का एक मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये फिरका परस्ती को दिखाता है और यही वहाँ पर प्रमोशन किया जा रहा है। और बीजेपी उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती?
इसलिए कि तमाम के तमाम बीजेपी की आइडियोलॉजी के शेयर करने वाले हैं, इसलिए उनको खुली छूट दी जा रही है और मासूम लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया जा रहा है। शासन प्रशासन पे तो संदेह है, लेकिन अपने उन दुर्दांत आतंकवादियों पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है, जिन्होंने एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके नलड़ महादेव मंदिर के अंदर हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं पर न सिर्फ बम्बार्डिंग की, गोलाबारी की, बल्कि हिंसक नरसंहार किया। ऐसे सब मामले पर जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन की चुप्पी और प्रशासन को कोस करके अपने लोगों को बचाने का जो कुत्सित प्रयास ये कर रहे हैं, ये वही काम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट पाकिस्तानी सेना को कवर फायर देने का काम करते हैं। सवाल ये कि जब वक्त विश्वास बहाली का है, उस वक्त राजनेता भड़काऊ बयानबाजी से बाज क्यों नहीं आ रहे? सिवाय सियासत के क्या वाकई उन्हें पीड़ितों की कोई फिक्र है? तो नूह हिंसा पर जारी राजनीति के बीच अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो 31 जुलाई का है, जब नूह में हिंसा की शुरुआत हुई। इस वीडियो को रफीक नाम के एक शख्स ने अपने घर की छत से शूट किया है। रफीक ने उपद्रव वाले दिन अपनी आंखों से जो देखा वो बेहद डरावना है। हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण ने रफीक से बातचीत की है। इसके अलावा हिंसा वाली अलग अलग जगहों का दौरा किया है। TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर हिंसा से लेकर बुलडोजर एक्शन तक कैसे पीड़ितों का दर्द सामने आया, इस पर हमने एक रील तैयार की है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। जैसे ही मैं बालकनी से वीडियो बना रहा था तो पुलिस, जैसे वीडियो में देख रहे हैं आप लोग, ये इधर उधर गोलियां चल रही थी। उन गोलियों में से एक मेरे छत के छज्जे पे लगी। हाँ, छत के नीचे से आपने लोग देखी भी, उस छत के छज्जे का एक टुकड़ा नीचे मेरे गिरा और उसके साथ ही ये भी पड़ी हुई है। ये अब मैं कंफर्म नहीं करता ये गोली है या क्या है, आप देखिए इसे। फ्लैग मार्च कर रही थी पुलिस 4 चप्पल। 3 घंटे बहुत बनते हैं। 3 घंटे में मैं पुलिस प्रशासन पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार पुलिस थी कहाँ। सरकारी जगह हो तो खत्म कर दे। रजिस्ट्री कागज तो देखे एक बार, तो एक दफे कागज तो देखे जगह का। कागज नहीं देखे, कुछ भी नहीं, कोई नोटिस भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे कैसे तोड़ दी। ये तो सरासर एक तरह से जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। जो है हमारा कोई दंगे में हम यहाँ रहते, हम तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से यहाँ से चल के आए हैं। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। फिक्र में अब बात उस तस्वीर की जो है तो परंपरा का हिस्सा, लेकिन आज आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वही परंपरा है जिसका पालन संसद में हुआ। ये वही परंपरा है जिसका पालन आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी हुआ। हम बात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से जुड़ी विधानसभा कार्यवाही की कर रहे हैं, जिसमें संसद की तरह ही यूपी विधानसभा में भी सब कुछ हुआ। जिन पूर्व सदस्यों का निधन हो गया उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। परंपराओं को मानते हुए ही विधानसभा में माफिया अतीक और अशरफ के लिए श्री और माननीय जैसे शब्द कहे गए। हो सकता है कि आपसे यह तस्वीर मिस हो गई हो, लेकिन हम आपके लिए विधानसभा की लंबी प्रोसीडिंग से इस जरूरी तस्वीर को निकाल कर लाए, क्योंकि यह वही सदन है जहां मुख्यमंत्री ने इन दोनों माफियाओं के लिए मिट्टी में मिला देने वाला बयान दिया था। इसलिए भी यह तस्वीर देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें 73 सेकंड तक अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के लिए श्रद्धांजलि संदेश पढ़ा गया। दोनों को श्रद्धांजलि दी गई। हालांकि ये दोनों पूर्व विधायकों को दी गई श्रद्धांजलि का हिस्सा है, जिनकी मृत्यु पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में हो गई। इनमें अतीक अहमद का नाम भी शामिल है और उसके भाई अशरफ का भी। आज भी ये सब कुछ नियमों के अनुरूप ही हुआ है। जाहिर है दोनों भाइयों का राजनीतिक इतिहास भी रहा है, लेकिन अगर यहां पर परंपरा की बात करें तो साथ ही साथ उस नैतिकता की भी बात सामने आती है जिसको लेकर सवाल उठते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अतीक अहमद का 15 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 61 वर्ष के थे। श्री अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग-रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री खालिद अजीम उर्फ अशरफ का 15 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 49 वर्ष के थे। श्री खालिद अहमद उर्फ अशरफ का जन्म 3 अप्रैल 1974 को जिला प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर वो कारवाई की है। इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है और सरकार किसी है गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे अपराधी। विधानसभा के माननीय पूर्व सदस्यों के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। आप जानते होंगे ये वही माफिया अतीक अहमद और अशरफ हैं जिसे कैमरे के सामने पुलिस की कस्टडी में 3 युवकों ने गोली मार दी थी। कुछ हफ्ते पहले ही अतीक अहमद के अवैध कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर यूपी सरकार ने गरीबों के लिए घर बनाए थे। अब माफिया अतीक अहमद इस दुनिया में नहीं है और इसलिए आज विधानसभा में पूर्व विधायक होने के कारण अतीक अहमद और अशरफ को श्रद्धांजलि दी गई। यकीनन ये परंपरा ही है जिसकी वजह से आज सदन में एक और तस्वीर भी दिखी। श्रद्धांजलि संदेश पढ़ने के बाद दोनों के लिए मौन भी रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नेता विपक्ष अखिलेश यादव समेत सदन में मौजूद सरकार और विपक्ष के सभी सदस्य एक साथ खड़े हुए। हालांकि एक बात हम फिर स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह सदन की परंपरा के मुताबिक है और यह मौन भी उन सभी 12 पूर्व विधायकों के लिए था जिनका निधन हो गया है। यह तो फिट हुई संसदीय परंपरा की, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज चर्चा के दौरान एक अलग वाकया भी हुआ। आज मणिपुर को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में नियमावली पर सियासत हुई। आज विधानसभा में नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने मणिपुर का मुद्दा उठाया। उन्होंने विधानसभा में मणिपुर पर चर्चा करने की मांग की और मुख्यमंत्री से बयान देने की अपील की। हमारे नेता स्टार प्रचारक हैं, कौन सा प्रदेश में वोट मांगने नहीं जाते? चलिए, अच्छी बात है, आप भी तो जाते हैं। आज नियम 301 के अंतर्गत कम से कम आज मौका है आपको कुछ बोलकर देश की आवाज बन जाएं। तो वो बोला जहां पर बोला आप देश की आवाज बने, इसमें क्या खराब है कि अगर हमारे नेता सदन देश की आवाज बन जाए? नहीं, इसलिए अगर आपको हमारा साथ चाहिए तो हम भी आज नियम और अखिलेश यादव जब ये बोल रहे थे उस वक्त बीजेपी के विधायक भी उन्हें घेर रहे थे, टोक रहे थे और कह रहे थे कि इसी बहाने अखिलेश ने माना कि योगी जी राष्ट्रीय नेता बन जाएंगे। हालांकि स्पीकर सतीश महाना ने सदन की नियमावली का हवाला दिया और मणिपुर पर चर्चा से साफ इनकार कर दिया। लेकिन इस बीच विपक्षी सदस्य वेल में पहुंच गए, लगातार हंगामा करते रहे। विपक्ष के हंगामे के बीच स्पीकर ने भी बार बार साफ किया कि नियम के मुताबिक यहां दूसरे प्रदेश के मसले की चर्चा नहीं होगी। खैर, कुल मिलाकर अब तक सदन नियम और परंपरा के मुताबिक ही चलता है, लेकिन अतीक और अशरफ को दी गई श्रद्धांजलि की तस्वीर का संदेश यही है कि जब अपराधियों को राजनीतिक दल पाल पोस कर माननीय बना देते हैं तो ऐसी विरोधाभासी तस्वीर ही दिखती है जो हो सकता है कि नियमों के मुताबिक तो ठीक हो, लेकिन नैतिकता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हिंदू वोट बैंक पर बीजेपी और कांग्रेस की खींचतान की। जी हां, आपको हैरानी हो रही होगी कि जिस कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे, आखिर वो हिंदू वोट बैंक की लड़ाई में क्यों कूद गई है। तो सच ये है कि राजनीति में सारी प्लानिंग वोटों के गणित के हिसाब से होती है। मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है। सूबे के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने गढ़ छिंदवाड़ा में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बाबा बागेश्वर के लिए दरबार का आयोजन कराया। आज उनके दरबार का आखिरी दिन था। आज भी कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ उनके कार्यक्रम में पहुंचे। मंच पर बाबा का भव्य स्वागत किया गया। शनिवार को भी जब वो समागम के लिए आए तो कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने उसी अंदाज में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी जैसा वो पहले करते रहे। हमने इस पर एक रील तैयार की है, पहले आप वो सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि कांग्रेस के लिए बाबा और हिंदुत्व का एजेंडा क्यों जरूरी है और इसकी क्या मजबूरी है। सनातन सबका है, भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका सनातन है, सब सनातनी है। हम कोई सियासी आदमी नहीं, इन सबसे हमको दूर ही रखा जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बनता है। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। सनातनी हिंदू
जो है इस प्रकार का कार्य देख रहे हैं सब लोग जागरूक। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बस कुछ महीने बचे हैं। चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या कमलनाथ, दोनों बाबा बागेश्वर के वोट बैंक की ताकत जानते हैं। उन्हें पता है कि हिंदू वोट बैंक पाने के लिए बाबा बागेश्वर एक शॉर्टकट रास्ता है। उनका अच्छी खासी सीटों पर प्रभाव है। जय सिया राम, जय श्री हनुमान, जय बागेश्वर धाम। महाराज जी और मेरा संबंध हनुमान जी का संबंध है। मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। और सुना आपने, कमलनाथ ताल ठोक कर कह रहे हैं कि वो न केवल हनुमान भक्त हैं, बल्कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। मध्य प्रदेश में इस बयान के बड़े सियासी मायने हैं। आज जब कार्यक्रम का समापन होना था तो कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों उनके मंच पर फिर पहुंचे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को मुकुट पहनाया। कमलनाथ भी उनके साथ हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर दोनों ने उनकी आरती उतारी। ये ताकत है उस वोट बैंक की जो बड़े बड़े नेताओं को यहाँ लाकर खड़ा कर देती है। आरती खत्म हुई तो बागेश्वर बाबा मंच से उठे और आगे जाकर कुछ लोगों से मिले। फिर लौटकर कमलनाथ और नकुलनाथ की तरफ आए और उनको साथ चलने का इशारा किया। इसके बाद आगे आगे धीरेन्द्र शास्त्री और पीछे पीछे कमलनाथ और नकुलनाथ। बाबा ने खड़े होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान पिता और पुत्र हाथ जोड़े उनके आसपास खड़े रहे। ऐसा लग रहा था जैसे इस मंच से वो अपने वोटर को इशारों में संकेत दे रहे हों कि आगे क्या करना है। लगे हाथ कमलनाथ ने भी खुद को हनुमान भक्त बता दिया। पर महाराज जी और मेरा संबंध हनुमान जी का संबंध है। हनुमान जी का संबंध है। महाराज जी छुटकारा नहीं पा पाएंगे आप मुझसे। मैंने ये सब यहां गवाह बैठे हैं 40 साल प्रयास किया। मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। और ऐसा नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री ने सिर्फ कांग्रेस के बुलावे पर ही कार्यक्रम किया हो। बीजेपी नेताओं के साथ भी उनकी नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। अब सवाल उठने लगा है कि बाबा बागेश्वर चुनाव में किसका साथ देंगे। अब कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, मैं नहीं जानता क्यों किसी के पेट में दर्द हो रहा है। आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हम सब आपकी कृपा से जनता को ठीक दिशा में सुखी करने का प्रयत्न करते रहे, इसके लिए आशीर्वाद चाहिए। हालांकि बागेश्वर बाबा ये दावा कर रहे हैं कि इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है और उनकी छिंदवाड़ा यात्रा को इससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। वैसे आपको बता दें, कमलनाथ ने उनको अपने गढ़ में फिर आने का न्योता दिया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कमलनाथ कांग्रेस को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस के एजेंडे में कई ऐसे मुद्दे शामिल हैं जो उसके सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर साफ संदेश दे रहे हैं। आइए आपको इन्हीं के बारे में बताते हैं। पार्टी ने राज्य में पुजारी प्रकोष्ठ बनाया जिसके जरिए ब्राह्मण वोटों पर नजर है। अप्रैल में पुजारी प्रकोष्ठ सम्मेलन भी किया गया था और तब कांग्रेस कार्यालय को भगवामय कर दिया गया था। प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस सुंदरकांड, शिव पुराण और धार्मिक आयोजन करा रही है। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में धर्म रक्षा यात्राएं निकलेंगी। मठ मंदिरों की जमीन की नीलामी रोकने का मुद्दा भी पार्टी जोर शोर से उठा रही है। यही नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कमलनाथ को ताल ठोककर हनुमान भक्त के रूप में पेश कर रही है। इसे हम इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के सिमरिया में हनुमान जी की 101 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाई है, जिसके लिए उनको बजरंग बली का सच्चा शिष्य भी कहा जा रहा है। कुछ दिनों पहले जबलपुर में प्रियंका गांधी ने अपनी पहली चुनावी रैली की थी और तब जनसभा से पहले उन्होंने मां नर्मदा की आरती की थी। उस वक्त भी उनके साथ कमलनाथ मौजूद थे। इस बार कमलनाथ ने पूरे भक्तिभाव के साथ धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य दरबार छिंदवाड़ा में लगवाया, जिसके लिए वो खुद कुछ महीनों पहले बागेश्वर धाम गए थे। दरअसल इस लड़ाई की असल वजह है हिंदू वोट बैंक। मध्य प्रदेश में 90% हिंदू आबादी है, जबकि मुसलमान सिर्फ 7% हैं।
90% हिंदू और 7% मुसलमान, यानी जिसके खाते में हिंदू वोट जाएंगे उसी को सत्ता मिलेगी। और अभी बाबा बागेश्वर इस वोट बैंक की गारंटी माने जा रहे हैं। वो भले ही खुद को सियासत से दूर रहने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव करीब हो, धर्म के नाम पर प्रचार हो और इस प्रचार में राजनीतिक पार्टियों की ओर से सियासी अनुष्ठान और आयोजन कराया जाए तो राजनीति तो होगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात असम की करते हैं। जी हां, असम से आज एक बड़ी खबर आई। असम में बहुविवाह यानी पॉलीगैमी पर रोक वाले कानून को लेकर राजनीति उबाल पर है। देश में यूसीसी लागू करने के कयासों के बीच असम सरकार राज्य में बहुविवाह खत्म करने के लिए कानून लाने जा रही है। इसे यूसीसी से पहले ट्रायल के तौर पर देखा जा रहा है। रविवार को कानून पर राज्य सरकार की तरफ से गठित 4 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी ने सीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह कमेटी कानून बनाने को लेकर विधानसभा की विधायी क्षमता का पता लगाने के लिए बनाई गई थी। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने रिपोर्ट सौंपे जाने की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष के भीतर ही कानून लागू हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किन बिंदुओं पर फोकस किया है। असम सरकार अनुच्छेद 254 के तहत इस पर कानून बना सकती है। कमेटी के मुताबिक इस्लाम में मुस्लिम पुरुषों की 4 महिलाओं से शादी परंपरा अनिवार्य नहीं है। शादी और तलाक समवर्ती सूची में आते हैं, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार है। बहुविवाह पर रोक कानून इसलिए जरूरी बन गया है क्योंकि यह मुस्लिम महिलाओं को अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, 15 के तहत लिंग के आधार पर भेदभाव न करना और अनुच्छेद 21 में जीवन और सम्मान का अधिकार के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। हालांकि एक पक्ष इसका विरोध भी कर रहा है। उसकी दलील है कि शरीयत एक्ट 1937 के तहत मुस्लिम विवाह और तलाक को लेकर एक कानून पहले से बना है। यह एक केंद्रीय कानून है। ऐसे में अगर कोई राज्य इस मुद्दे पर कानून बनाता है तो इसके लिए उसे राज्यपाल से नहीं बल्कि सीधे राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी। अब विपक्षी नेता असम सरकार पर कानून की आड़ में ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि सरकार सभी आरोपों को खारिज कर रही है। कानून पर हो रही तल्ख बयानबाजी पर हमने एक रील तैयार की है, आइए आपको वो दिखाते हैं। Whether we'll do it in September or December or January, that is to be decided. But within this financial year, this law will definitely come. इसका मकसद क्या है, इसका बैकग्राउंड में क्या उद्देश्य है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री ज़्यादा से ज़्यादा ध्रुवीकरण के ऊपर नज़र देते हैं। असम सरकार को इस तरह के बयानात देने, इस तरह के काम करने से अपने आप को रोकना चाहिए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत के कारण ही बहुविवाह अब तक जारी है। दूसरे धर्मों में कानून बनाकर ऐसी प्रथा पर रोक लग चुकी है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के लागू होने के बाद हिंदुओं, बौद्धों और सिखों के बीच बहुविवाह को समाप्त कर दिया गया। ईसाइयों के बीच ईसाई विवाह अधिनियम 1872 लाकर बहुविवाह पर रोक लगाई गई। पारसियों के बीच पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 से बहुविवाह को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ मुस्लिमों में शरीयत एक्ट 1937 के तहत सुरक्षा के कारण आज भी ये प्रथा जारी है, हालांकि ये अनिवार्य नहीं है। तो देश में कैसे बहुविवाह प्रचलन में है, इसके लिए हम आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 की एक रिपोर्ट का ये आंकड़ा दिखाते हैं। कानून के बावजूद ईसाइयों में अब भी सबसे ज्यादा 2.1% बहुविवाह होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम है जिनका आंकड़ा 1.9% है। तीसरे नंबर पर हिंदू हैं जहां हिंदू विवाह अधिनियम के बावजूद साल 2019-20 में 1.3% बहुविवाह हुए। चलिए इन सभी बड़ी खबरों के बाद आइए अब आपको दिखाते हैं देश की चलिए बहुविवाह के बारे में अब इस पर विरोध होना शुरू हो गया है और इसको लेकर असम की सरकार का एक पर्टिकुलर सेक्शन ने विरोध किया। लेकिन इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली सेवा बिल को लेकर विवाद बढ़ गया है। बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने का विषय, तो दिल्ली सेवा बिल जो कि लोकसभा से ध्वनिमत से पास हो चुका है, राज्यसभा में जिसको लेकर अभी वहां पर बहस चल रही है। इसी बीच यहां पर एक बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली सेवा बिल को लेकर विवाद बढ़ गया है। दिल्ली सेवा बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने का विषय, बिल पर 4 सांसदों के हस्ताक्षर गलत मिले हैं।
राघव चड्ढा ने सदन में यह मोशन मूव किया था। सीधे अमोद राय के पास चलते हैं। अमोद, ये क्या मामला है? देखिए रवि, ये अभी राज्यसभा की कार्रवाई अभी जारी है और दिल्ली सेवा बिल पर अभी वोटिंग हो रही है, लेकिन उससे पहले बिल को लेकर एक बहुत बड़ा विषय खड़ा तब हो गया जब गृह मंत्री अमित शाह ने खुद खड़ा होकर उन्होंने कहा कि इस बिल को जो सेलेक्ट कमेटी में भेजने वालों का नाम है उसमें गलत ढंग से हस्ताक्षर किए गए हैं। उसमें दो तो स्वयं बीजेपी के जो सांसद है उनका नाम है, उसमें सुधांशु त्रिवेदी और अरुणाचल से एक महिला सांसद, माफ कीजिएगा, जो मणिपुर से महिला सांसद आई हैं उनका नाम है, और इसके अलावा बीजेडी से इसमें सस्मित पात्रा का नाम है, एआईडीएमके से इसमें थम्बिदुरई का नाम है। तो ऐसे इन सारे सांसदों ने खड़ा होकर स्पीकर राज्यसभा में अपना बयान भी दर्ज कराया कि हमने साइन नहीं किया है, लेकिन ये कहाँ से आया है ये साइन, इसका पता नहीं चल रहा है और इस पे जांच होनी चाहिए। और उसके बाद गृह मंत्री स्वयं उठकर खड़ा हुए और उन्होंने कहा कि इस पूरे मसले की इसमें फर्जीगिरी की गई है, ये एक प्रिविलेज का मामला बनता है, इसमें जो गलत किया है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि प्रिविलेज का ये जो मोशन मूव किया गया है ये आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की तरफ से मूव किया गया है, लिहाजा ये मसला और बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है। तुरंत सदन की तरफ से उप सभापति ने हरिवंश जी ने ये कहा कि इसको लेकर जांच की जाएगी और इसमें जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक तरह से अगर प्रिविलेज का मुद्दा बनता तो है, आप ये कह रहे हैं अमोद कि राघव चड्ढा ने बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने का जो मोशन मूव किया था उसमें जो सांसदों के हस्ताक्षर थे उसमें 4 सांसदों के दस्तखत गलत थे। बिल्कुल बिल्कुल, राघव चड्ढा ने जो प्रिविलेज का जो सेलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव रखा है उसमें गड़बड़ी पाई गई है, उसमें 4 नहीं, जो उप सभापति ने कहा, उन्होंने कहा कि 5 मेरे पास ऐसे नाम आए हैं, लोगों के ऐसे नोटिस आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ठीक है अमोद, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए ये मामला बहुत बड़ा हो गया और देखते हैं इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। फिक्र आपकी में आज के लिए बस इतना ही।